12 नवंबर 2012 जोस सल्वाडो एल्वेनेगा अपने एक साथी के साथ पैसिफिक ओशन में 30 घंटे के एक लंबे वक्त के लिए मछलियां पकड़ने के इरादे से जाता है, लेकिन इसको ये कहाँ पता था कि वो ऐसे हालात से लड़ने जा रहा था जिसे सोचकर भी बड़े बड़ों को खौफ आता। पैसिफिक ओशन इस अर्थ का एक तिहाई हिस्सा है। ये 165.2 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर पर फैला हुआ इस जमीन का सबसे बड़ा समंदर है। नाजरीन, ये इतना बड़ा है, अगर चिली के मुकाम से जमीन में सुराख किया जाए और सुराख करते करते जमीन की दूसरी तरफ से निकले तो हम अभी भी पैसिफिक ओशन में ही होंगे। मैरियाना ट्रंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा है जो कि 11 किलोमीटर गहरा है, वो भी इसी समंदर में है। इस समंदर में सिर्फ कुछ ही गिने चुने आइलैंड हैं जो इस आलीशान समंदर में एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं, और इन आइलैंड में ज्यादा आइलैंड वो हैं जिन पर इंसानों ने रहना ही नहीं चाहा। कुल मिला के बात की जाए, अगर कोई इंसान इसमें गुम हो जाए तो उसका मिलना तो बस फिर हमें पैदा करने वाले के हाथ में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो उसी समंदर में 438 दिन तक गुम रहा, वो भी बगैर किसी खुराक और पानी के। उसने अनजाने में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसे दुनिया का बड़े से बड़ा एडवेंचर भी तोड़ने की नहीं सोचेगा। क्या आप सोचोगे? जोस सल्वाडोर एल्वेनेगा 35 साल का एक एक्सपर्ट मछेरा माना जाता था जो मेक्सिको के विलेज कोस्टा एजुल में रहता था। 12 नवंबर 2012 को अपने एक एक्सपीरियंस्ड साथी के ना होने के बायस वो एक 23 साल के अनएक्सपीरियंस्ड लड़के को लेकर समंदर से मछलियां पकड़ने के लिए निकलता है। उसका इरादा था कि हम 30 घंटे समंदर में गुजारेंगे। उसकी बोट 7 मीटर लंबी थी जिसके ऊपर छत नहीं थी। उसमें इंजन था जो 5 दिनों से चले आ रहे एक तूफान से कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था। उस बोट में एक मछलियां स्टोर करने वाली छोटी सी फ्रिज थी। वो दोनों मछलियां पकड़ने के लिए अपने गांव से 121 किलोमीटर दूर गए। वहां मामूल का काम करने के बाद 500 किलोग्राम मछली पकड़ी, जिसमें बहुत सारी मछली इन्होंने बोट पर ऐसे ही फेंक दी क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका था। जब उन्हें तूफान की बनती लहरों का खदशा हुआ तो वापस गांव के किनारे तेजी से सफर करने लगे। वो समंदर के तूफान से बचकर बहुत आगे निकल आए थे कि जब बोट का इंजन खराब हो गया। अभी साहिल समंदर का किनारा तो 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन इतनी टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि उनके बॉस से रेडियो पर राब्ता हुआ जिससे उन्होंने मदद मांग ली। बॉस ने कहा अपनी लोकेशन भेजो, लेकिन लोकेशन शेयर करने से पहले ही रेडियो की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से रेडियो बंद हो गया और यहीं से तो खतरा शुरू हो चुका था। कश्ती में ना ही लंगर था और ना ही बाहर की दुनिया से राब्ता करने का दूसरा कोई रास्ता। समंदर में हवाएं काफी तेज चलने लगी थीं, जिसकी वजह से कश्ती खुले समंदर में बहना शुरू हो गई। उनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था। यहाँ पे उनकी घबराहट में इजाफा होना शुरू हो गया क्योंकि साहिल समंदर जो 20 किलोमीटर दूर था वो किनारा आहिस्ता आहिस्ता दिखना ही बंद हो गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम के जरिए उन्हें काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें अब वहाँ क्या मिलता? कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ मौजूद हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो समंदर की तरफ सफर करते रहे और गहरे समंदर में खींचे चले गए। सर्च टीम्स ने इन्हें 5 दिन ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ न मिला और इतने में इन बेबस मछेरों की कश्ती 450 किलोमीटर सफर तय कर चुकी थी। समंदर का तूफान अब थम चुका था, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग छलांग भी नहीं लगा सकते थे। उन्हें पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि दूर से दिखेगी नहीं। उनके पास ना तो फ्लेयर गन थी और ना ही धुआं करने का सामान जिससे वो मीलों दूर किसी को सिग्नल भेज सके। और पिछले कुछ तूफानों को झेलते झेलते उनकी बोट में जरूरत की हर चीज मौजूद न थी। दिन हफ्तों में बदलते गए और वो लोग अपने नंगे हाथों से टर्टल्स, जेलीफिश और उन परिंदों को खाते रहे जो उनकी बोट पर आके बैठते। पानी पीने के लिए उनके पास कुछ न था और समुद्री पानी से चूंकि मौत हो जाती है तो वो लोग समंदर के पानी में तैरती हुई बोतल्स और ऐसी कुछ प्लास्टिक की चीजें पकड़ने में कामयाब हो गए और बारिश का पानी पीते थे। और जब बारिश नहीं होती तो वो पकड़े हुए शिकार का खून पीते। जब उन्हें समंदर में 4 महीने हो गए थे तो जोस के साथी ने सुसाइड कर ली। जोस ने अपनी बुक में लिखा कि वो लोग बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुके थे कि उसके साथी कोरोडोबा अपनी सारी उम्मीदें हार चुका था। वो ऐसी चीजें खाने से बीमार पड़ गया था और मरने से पहले उसने ये सब खाना बंद कर दिया था और मुझसे वादा लिया कि मेरे मरने के बाद मुझे तुम खाओगे नहीं। फिर मैंने उसे 6 दिन बोट में पड़ा रहने दिया और मैं दिमागी तौर पर इतना पागल होने लगा था कि मैं कई बार मरे हुए कोरोडोबा से बातें करता रहा, जिसकी वजह से मैं डरने लग गया और मैंने उसकी बॉडी समंदर में फेंक दी।
व्यूअर्स, उसके सफ़र को 6 महीने हो चुके थे और उसने इस अरसे में बहुत बड़ी बड़ी बोट्स देखी, लेकिन बहुत दूर से। मगर एक दिन एक बोट उसे दिखी जो काफ़ी करीब थी। उस 6 महीने के तवील अरसा के बाद पहली बार उसके दिल में एक खुशी का समा था। उसने अपनी बोट से खड़ा होकर बहुत इशारे किए, लेकिन उस बड़ी बोट को जोज की बोट ना दिखी। आप ये इमेजिन करके देखें, इतने तवील अरसा के बाद सिर्फ एक ही उम्मीद हो और वो भी चली जाए तो कैसा लगा होगा। दिन गुजरते गए और जोज के सफ़र को 11 महीने हो चुके थे और उसने तकरीबन 8000 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया था और अब तक तो जोज के पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए भी कुछ ना बचा था। तकरीबन 14 महीने गुजरने के बाद शायद वो दिन आ गया था जिसका उसे इंतहा की बेसब्री से इंतजार था। उसे अपनी बोट के इर्द गिर्द पानी में ऐसी निशानियां देखने को मिली जो करीब ही किसी खुश्की के होने का पक्का सबूत था। जैसा कि उसे अपनी बोट के इर्द गिर्द कुछ नारियल तैरते हुए मिले। आखिरकार उसे एक जजीरा दिखा, लेकिन जोज की बोट बिल्कुल जजीरे की सीध में सफर नहीं कर रही थी। उसने ये सोचते हुए बोट से छलांग लगाकर तैरना शुरू किया कि इस आइलैंड को भी कहीं वो खो न दे। 438 दिन के बाद ये पहली बार था जब जोज ने जमीन पर पैर रखा। उस जजीरे पर कुछ लोग आबाद थे। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता है। ये उसके घर से 11,000 किलोमीटर दूर था। अगर ये आइलैंड भी छूट जाता तो उसे 5,000 किलोमीटर सफर करने के बाद फिलिपाइन का साहिल मिलता। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म न हुई, क्योंकि कोर्डोबा के घर वालों ने उस पर केस कर दिया था कि जोज ने हमारे बेटे को इस खौफनाक सफर में मार कर खा लिया था। नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ओपन कीजिए और आपको इस चैनल पे बहुत सारी ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।